गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मंजू कंबोज जीसीजी रानिया। आजकल आपको पता ही है कि कोरोना का प्रभाव चल रहा है। बेटा अपने अपने घरों में सेफ रहें, बिना काम के घरों से बाहर मत निकलें, समय समय पर हाथ को धोते रहें, मास्क पहनें या सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को। अगर घर से किसी ज़रूरी काम के लिए जा भी रहे हो तो अपनी पानी वाली बोतल साथ लेके जाएं, मास्क लगाएं, अपने पास सैनिटाइज़र भी रखें। ये ज़रूरी, अगर आप सेफ़ है तो आपकी फैमिली भी सेफ़ है। इन नियमों को आपने फॉलो करना है, ये ज़रूरी है हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए। तो आज का इसी के साथ हमारा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, नेट इशू था जिसके कारण मैं सेंड नहीं कर पाई। तो संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण एवं भारत का स्थायी सदस्यता का दावा, जिसमें मैं फर्स्ट रोल ऑफ बात करूंगी राष्ट्र संघ की। हमने बात करी कि राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ, फिर हमने बात करनी है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की बात करें, जब उससे पहले राष्ट्र संघ की बात करें, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का निर्माण किया गया। अतः संयुक्त राष्ट्र का गठन जो हुआ है वो हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। पिछले लगभग 74 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रक्रिया में क्या आया है, काफ़ी परिवर्तन आया है। 1945 से लेकर 1990 तक चले शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसा लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक पंगु संस्था बनकर रह गई है। फिर भी इसने अपने अस्तित्व को बनाए रखा और अनेकों वैसे सुधार किए, इसके विकास में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में अनेकों ऐसे परिवर्तन आए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली या प्रक्रिया में क्या सुधार की मांग, अर्थात इसके लोकतंत्रीकरण की मांग में जो है विभिन्न देशों एवं महाशक्तियों के द्वारा जो है ये मांग की जाने लगी। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण गठन की चर्चा करने से पहले हम उन कारणों को जान लेना जरूरी होगा जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की क्या की जा रही है, मांग की जा रही है। अर्थात इसमें हम कहेंगे कि यूएनओ में ऐसे कौन कौन से सुधार होने चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, इसका वर्णन किया जाएगा। जिसमें फर्स्ट बात आती है हमारी सोवियत संघ का विघटन की हम बात करेंगे। सोवियत संघ का विघटन अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात निर्मित सोवियत संघ का 31 दिसंबर 1991 को क्या हुआ, 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजन हो गया था। 15 स्वतंत्र गणराज्य जो थे उनमें विभाजित हुआ। अतः सोवियत संघ ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली को अपने व्यवहार से न केवल प्रभावित किया बल्कि सोवियत संघ के गुट के प्रयत्नों से ही संयुक्त राष्ट्रों में अनेक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए थे। परंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इस तरह के प्रयास जो संयुक्त राष्ट्र में नहीं हुए थे। अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब शीत युद्ध चल रहा था तो सोवियत संघ की हार हुई और अमेरिका की जो है जीत हुई, जिसके बाद ओनली एक ही जो है पावरफुल कंट्री रह गया, अमेरिका। लेकिन जब सोवियत संघ था तो सोवियत संघ ने जो है यूएनओ के अंदर ऐसे अनेक प्रयास किए। एग्जाम्पल के तौर पर पीछे हमने निशस्त्रीकरण की बात करी कि समय समय पर जो ज़्यादा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए थे यूएनओ के अंदर, तो वो सोवियत संघ ने अपनी जो है उसमें क्या निभाई थी, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। अतः हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके पश्चात जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है पूर्ण रूप से जो अच्छे प्रयास किए जाने थे वो सफल न हो सके। उसके बाद मैं बात करूंगी अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। अमेरिका इज़ ओनली द वन सुपर पावर, जो मैंने पहले भी बात बताई कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्या हुआ, विश्व में अमेरिका ही केवल क्या था, एकमात्र महाशक्ति रह गया था। शीत युद्ध का काल का उसका मुख्य प्रतिद्वंदी जो था वो कौन सा था, सोवियत संघ का अंत। कि अमेरिका कहता था कि मैं पावरफुल हूँ, सोवियत संघ कहता कि मैं पावरफुल हूँ। अतः दोनों के बीच में युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ। अतः युद्ध के बाद क्या हुआ, अमेरिका को विजयी हुआ और जो है सोवियत संघ वो क्या हार गया। अतः एक ही मात्र महाशक्ति रह गई, अमेरिका।
अतः वह विश्व में विद्वान प्रत्येक तरह की समस्या अथवा संकट पर अपना मत या विचार प्रकट करने लगा था। अतः उसके अनावश्यक रूप से विश्व के अनेकों क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप करके उन क्षेत्रों की समस्याओं को भी पेचीदा बना दिया था। चाहे वह इराक संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का हस्तक्षेप की हम बात करें, बोस्निया हर्ज़ेगोविना संकट हो, या सोमालिया संकट। ये अपन ने अच्छे से जो एक्सप्लेन किए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन, कि अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप क्या था, इराक संकट क्या था, बोस्निया हर्ज़ेगोविना जो है संकट क्या था, या सोमालिया संकट क्या था। अतः प्रत्येक विषय पर अमेरिका ने क्या किया, अपना हस्तक्षेप किया, क्योंकि उनका विरोध करने का साहस किसी भी राष्ट्र में नहीं था, क्योंकि अमेरिका ही एक पावरफुल एकमात्र महाशक्ति रह गया था। उसने अनेकों विषयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों व कार्यप्रणाली को भी ठेंगा दिखाते हुए जो है अपनी चौधराहट स्थापित करने का क्या किया, समय समय पर प्रयत्न किया। अर्थात यूएनओ भी जो है यूएनओ को भी जो है अपने निर्णयों के लिए किसकी तरफ मुंह ताकना पड़ता था, उसकी अमेरिका की तरफ, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली क्या होने लगी, अमेरिका से काफ़ी प्रभावित होने लगी और उसमें सुधारों की मांग की जाने लगी। तो ये भी एक कारण था कि अमेरिका एक मात्र महाशक्ति रह गया था, अतः वो यूएनओ में क्या करने लग गया था, यूएनओ में हस्तक्षेप करने लग गया था। उसके बाद आता है हमारा रूस अमरीकी जो है संबंध की मैं बात करूँगी। रूस और अमेरिका के संबंध के बारे में। दिसंबर 1971 में क्या हुआ, सोवियत संघ का जैसे विघटन की मैंने बात करी, विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूसी गणराज्य सोवियत संघ के क्या बने, उत्तराधिकारी बने, यानी कि जो रूसी गणराज्य था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। रूसी गणराज्य आर्थिक रूप से बदहाल राज्य था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी, जो कि बिना विदेशी सहायता के कभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, डावाडोल थी। अतः रूस को विदेशी सहायता अमेरिका से ही प्राप्त हो सकती थी। जो रूस था उसको केवल अमेरिका ही सुदृढ़ बना सकता था। इसलिए रूस ने क्या किया, अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अमेरिका ने भी रूस को उसके आर्थिक विकास में क्या दिया, भारी योगदान दिया। अतः अमेरिका से प्राप्त आर्थिक सहायता के कारण रूस जो था अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को क्या कर सका, पुनः दोबारा खड़ा कर सका। अतः अमेरिका 1991 में रूस के प्रति वर्ष अरबों डॉलर जो है आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि रूस अमेरिका के संबंध क्या है, मजबूत होने के कारण भी जो है रूस जो है अमेरिका के इशारों पर क्या करता है, काम करता है। अतः यूएनओ की बात को वो कम सुनता है। उसके बाद है चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। जो चीन है, जो राइज ऑफ द चाइना एज द इकोनॉमिक पावर। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, या समाप्ति से पूर्व पहले ही जो है 1982 में क्या हुआ, चीन में एक नया संविधान लागू किया गया था और इस संविधान के द्वारा चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने पर क्या दिया गया था, बल दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, चीन जो है एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना क्या कर दिया, उसने आरंभ कर दिया था। अतः जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, चीन ने आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की। कुछ क्षेत्रों में वह जापान, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी और अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्तियों को भी चुनौतियां देने की वो स्थिति में आ गया। अतः चीन की जब आर्थिक शक्ति मजबूत हो गई तो उन्होंने दूसरी महाशक्तियों को क्या दी, चुनौतियां दी। अतः इस कारण से भी जो है यूएनओ को जो यूएनओ में सुधार होने की क्या की जाने लगी, मांग की जाने लगी कि चीन जैसे देश को क्या है, रोका जाए। एशिया में अर्थव्यवस्था का विकास। शीत युद्ध से पूर्व एशियाई देशों में क्या था, साम्यवाद का क्या पड़ा, काफ़ी प्रभाव पड़ा। जो है इन देशों की अर्थव्यवस्था भी जो है साम्यवादी ढांचे से क्या हुई, काफ़ी प्रभावित हुई। जो एशियाई देश थे जैसे सोवियत संघ और साम्यवादी ढांचे का क्या हुआ, पतन हुआ। इन देशों में साम्यवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर कौन सी अर्थव्यवस्था स्थापित होगी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण जो एशियाई देश थे इनकी अर्थव्यवस्था में क्या आने लगा, भारी उछाल आने लगा और एशिया के अनेक देशों की जो विकास दर थी कई विकसित देशों की तुलना में काफ़ी क्या थी, अधिक थी। अतः हम कह सकते हैं
कि जो एशिया देश थे उनकी आर्थिक स्थिति, जो उनके विकास की दर थी, वो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में भी क्या होने लगी, काफ़ी अधिक होने लगी। अतः अर्थव्यवस्था में सुधार आने के कारण ये देश क्या करने लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित संगठनों में भी सुधार करने की क्या करने लगे, मांग करने लगे। अर्थात एशियाई देश की जब अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगी तो इन्होंने भी कहा कि सॉरी कि यूएनओ संगठन है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। उसके बाद है यूएनओ की बढ़ती सदस्यता की हम बात करेंगे कि शीत युद्ध की जब समाप्ति हुई तो उसके पश्चात अनेक साम्यवादी देशों जैसे सोवियत संघ, युगोस्लाविया का विघटन होने के कारण अनेकों राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उभरने लगे, क्योंकि उस समय सोवियत संघ के जो 15 स्वतंत्र गणराज्य जो हुए थे तथा युगोस्लाविया के 4 राष्ट्रों में वो विभक्त हो गया था, युगोस्लाविया के 4 राष्ट्रों में वो बांटा गया था। यह सभी राष्ट्र क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे, जो 15 स्वतंत्र गणराज्य हुए, जिसके कारण यूएनओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अतः ये राष्ट्र भी ये सोचने लगे कि यूएनओ में जो कमियां हैं उनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। उसके बाद है डिमांड बाय इंडिया की हम बात करेंगे। भारत की मांग क्या थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली और पुनर्गठन की मांग जो है हमेशा से ही भारत लंबे समय से करता आ रहा है कि यूएनओ की जो कार्यप्रणाली है, यूएनओ का जो पुनर्गठन है उससे संबंधित वो हमेशा ही चर्चा करता रहा है। भारत का तर्क भी रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, यूएनओ में महत्वपूर्ण काम किया था। भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व का। अतः भारत एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है, अच्छी अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की, जिससे आर्थिक विकास की दर जो है विश्व के कई विकसित देशों से भी अधिक है अगर हम बात करें तो। अतः संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों को कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अतः भारत विश्व की चौथी सैन्य महाशक्ति भी है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर चौथी सैन्य महाशक्ति जो माना गया है वो भारत है हमारा। अतः भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन चलने वाले शांति मिशनों में भी समय समय पर अपने सैनिक भेजे थे। इसके अतिरिक्त भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य भी रहा है, इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। अतः भारत की इस मांग का रूस ने भी, ब्रिटेन ने भी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका सहित लगभग 150 से अधिक देश जो है समर्थन भी कर चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत समय समय पर इस चीज़ की मांग कर रहा है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है समकालीन मुद्दे, कंटेम्प्रेरी इशू की हम बात करेंगे। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की मैंने बात करी, द्वितीय विश्व युद्ध हुए, नव शीत युद्ध के आरंभ होने के साथ ही विश्व में क्या थे, अनेकों समकालीन मुद्दे उभर कर सामने आ गए थे यूएनओ के। अतः शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात इन समकालीन मुद्दों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व विश्व को प्रभावित करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति थी हमारी, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व को क्या क्या प्रभावित किया इन्होंने। अतः ऐसे समकालीन मुद्दे क्या थे, जनसंहार होना, गृह युद्ध होना, जातीय संघर्ष था उस समय, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, परमाणु प्रसार था, तापमान में वृद्धि आदि के विषय में प्रमुख थे। पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों में भी लोकतंत्र की स्थापना की मांग तथा यूरोपीय देशों में आए आर्थिक संकट के मुद्दे मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। यानी कि जो पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीका के देश थे उनमें भी लोकतंत्र की स्थापना की क्या की जाने लगी, मांग की जाने लगी कि वहाँ पर भी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिले। तथा यूरोपीय देशों में आए आर्थिक संकट उस समय था, तो उस मुद्दों को भी जो है यूएनओ के सामने रखा गया। अतः इन सभी जो है ज्वलंत मुद्दों ने विश्व के सभी राष्ट्रों को इन पर चर्चा करने और इनका हल खोजने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया। अतः इसलिए विश्व के सभी देश जो थे वैश्विक संगठनों में परिवर्तन या सुधार करने की क्या करने लगे, मांग करने लगे, क्योंकि केवल एक यूएनओ ही था जो है युद्धों के कारण जो जनसंहार हो रहा था, या गृह युद्ध हो रहे थे, या जातीय संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, परमाणु प्रसार, तापमान में वृद्धि आदि अनेक ऐसे मुद्दे थे
जिसके कारण जो है ये राष्ट्र जो है समय समय पर मांग कर रहे थे कि एक वैश्विक संगठन क्या है, यूएनओ है, अतः यूएनओ को इसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। इसके बाद जो हम कल क्वेश्चन करेंगे वो हमारा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार क्या क्या हुए, रिफॉर्म इन यूएनओ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन के समूह के सुझाव की मैं बात करूंगी। कोफ़ी अन्नान के अगर आप अपने आप करोगे तो बेटा कोफ़ी अन्नान के प्रयास किए, कोफ़ी अन्नान के द्वारा प्रयास किए गए, बान की मून ने भी अपने सुझाव दिए, महासभा में भी सुधार किया गया, सुरक्षा परिषद में भी जो है सुधार किए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में भी सुधार हुआ, और यूएनओ की स्थायी सेना में भी। तो ये मैंने ना पॉइंट बीच में दिए नहीं है, पर मैं थोड़ा आपको ना, ये हमारी वीडियो इकट्ठी हो जाएगी तो मैं साथ ही डिस्कस करूँगी इस पर। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन समूह के सुझाव की मैं बात करूँ तो अक्टूबर 1987 में एक ही पॉइंट लेके चलूँगी, बाकी हम कल करेंगे। 1987 में 23 देशों के एक अध्ययन दल ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और कार्यों में व्यापक सुधार लाने का एक प्रस्ताव रखा था। अक्टूबर 1987 में 23 देशों के द्वारा कि यूएनओ की संरचना और जितने भी उसके कार्य हैं उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। अतः इस अध्ययन दल में क्या था, अमेरिका के भूतपूर्व जो अटॉर्नी जनरल इलियट रिचर्डसन थे, और उरुग्वे के विदेशी मंत्री एनरिक इगलियास, जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर क्या थे, हेमल्ट शिल्डर, तंजानिया के उप प्रधानमंत्री कौन से थे, सलीम अहमद सलीम, और अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री कौन से थे, सायर सवा, और विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा आदि इस समूह ने संयुक्त राष्ट्र संबंधी क्या दिए थे, अपने अपने सुझाव दिए थे। अर्थात 23 राष्ट्रों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें उन्होंने सुझाव के लिए क्या किया कि समूहों ने क्या सुझाव दिया था कि छोटे स्तर पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, यानी कि एक मंत्रिमंडल बना दिया जाए छोटे स्तर पर, जिसका कार्य क्या होगा, मानवीय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समन्वय पैदा करना, सामंजस्य पैदा करना, मानवीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय निरीक्षण दल भी बनाया जाना चाहिए, और यह दल क्या होगा, निशस्त्रीकरण संबंधी जितनी भी संधियाँ होंगी, जितने भी प्रस्ताव होंगे उनको लागू करने में जांच दल का क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुराष्ट्रीय निरीक्षक दल जो है बनाया जाएगा, वो संधि समझौतों को क्या देगा, बल देगा। इस दल के साथ ये भी सुझाव दिया गया कि जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, 5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष कर दिया जाए, परंतु उसकी पुनः नियुक्ति ना की जाए। यानी कि जो एक बार महासचिव चुन लिया गया 7 वर्ष के लिए, उसे दोबारा ना चुना जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अध्ययन दल का एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव क्या था, अनेकों विकास संगठनों के स्थान पर एक सामयिक विकास बोर्ड बनाया जाए। यानी कि अनेक जो विकास संगठन है उनके स्थान पर एक ही सामयिक विकास बोर्ड बना दिया जाए, जो सभी राष्ट्रों के विकास पर क्या करेगा, काम करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक परिषद को मंत्रिय स्तरीय संस्था का क्या दे देना चाहिए, स्वरूप प्रदान कर देना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे कोफ़ी अन्नान के अपने प्रयास थे, बान की मून के अपने सुझाव थे, जो इस पर हम जो है कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा होगी कि आप अपने अपने घरों में ठीक होंगे। परमात्मा सभी को सुख दे। धन्यवाद।